हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने क्लास 11th का, जो हम पॉल साइंस का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारत के संविधान ने भारत के लोगों को क्या अधिकार दिए हैं, हम वो पढ़ रहे थे। तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए अब हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं। हमने ये देखा कि बिल ऑफ राइट्स क्या होता है, साउथ अफ्रीका ने क्या क्या सीखा, अलग अलग हमने राइट पढ़े, फंडामेंटल राइट्स को ब्रीफ में समझा था। ठीक है, हमने राइट टू रिलीजन के नोट पे ख़त्म किया था कि हमें रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार है। ठीक है, हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम है। अब हम उसे आगे कंटिन्यू करते हुए और डीप में समझने के लिए देखने वाले हैं कि फ्रीडम ऑफ फेथ क्या होता है और फ्रीडम ऑफ वर्शिप क्या है। तो देखो, फेथ का मतलब होता है विश्वास। ठीक, हम किसी पे भी विश्वास रख सकते हैं, जहाँ जिस धर्म पे हम रखना चाहें। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर धर्म को चूज़ नहीं कर सकते। जो भी धर्म हम चाहें वो अपना हम मान सकते हैं। हम चाहें तो किसी भी धर्म को बिना माने भी रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फ्रीडम है अपने कॉन्शियस की सोचने की, यानी कि आपका जो अंतर्मन कहता है आप वो मान सकते हैं। आप ये चीज़ है कि जो पर्टिकुलर धर्म है आप उसे भी मान सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकती है कि आप किसी को भी धर्म को ना माने। आप अपने खुद की सोच भी क्रिएट कर सकते हैं कि मैं पर्टिकुलर इस एनर्जी को मानता हूँ, या कुछ भी ऐसा कोई आपने नया आइडिया जो लॉन्च किया। ठीक है, तो वो आप नए आइडिया में भी बिलीव रख सकते हैं, यानी कि जो आपका मन करे आप वैसे बिलीव रख सकते हैं। उसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। आप उस चीज़ को कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप करना चाहें उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कहा जाता है कि लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। किस आधार पर लगा सकती है? अगर कोई पब्लिक ऑर्डर को ख़राब कर रहा है, किसी मोरालिटी के खिलाफ कोई चीज़ें जा रही है, या हेल्थ के। आपने शायद देखा होगा कि कोई एक फेस्टिवल होता है मुस्लिम्स का, मुहर्रम, शायद मेरे को पर्टिकुलर नेम याद नहीं है फेस्टिवल का, तो आई थिंक मुझे कोट नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल एक फेस्टिवल है मुस्लिम्स का जिसमें वो खुद को मारते हैं और जो ब्लड निकलता है फिर उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। लाइक खुद को प्रताड़ित किया जाता है उसमें। ठीक है, तो उसको हेल्थ के बेसिस पे अगर आप मना करते हो, या फिर अभी झारखंड का एक न्यू केस आपने देखा था कि झारखंड में जो जल्लीकट्टू होता है उसमें जो लोग होते हैं वो बैल के साथ या फिर एक बड़े जानवर के साथ लड़ते हैं जिसमें कि उनकी जान को हानि होती है। तो इन केसेस में क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है क्योंकि वो हेल्थ इशू से रिलेटेड हो जाते हैं। मोरालिटी से बेसिस, जैसे हमारे हिंदू धर्म में पहले क्या था, सती प्रथा मानी जाती थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि भारतीय कल्चर के अंदर सती प्रथा को मोरल बेसिस पर गलत माना गया कि आप एक लड़की को जला देते हो। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर के लिए अगर कुछ खतरा है, तो लाइक पब्लिक का कोई ऑर्डर खत्म हो रहा है, कुछ ऐसा है, मान लो इस टाइम समझ लो कि कोविड-19 के केस में अगर अभी अष्टमी नवमी पड़ी थी, शायद लास्ट नवरात्रि में अप्रैल में शायद पड़ी थी, तो कोई भी शोभा यात्राएं जैसे निकलती है तो वो नहीं निकली थी। ठीक है, अब ऐसा नहीं हुआ था, जैसे ईद आई तो ईद पे किसी ने इकट्ठे होकर नमाज नहीं पढ़ी। तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, कोविड-19 का केस था, पब्लिक ऑर्डर भी था और हमारी मोरालिटी भी नहीं कह रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अपने रिलीजियस जो हमारी वो है, हमारे तरीके हैं, रीति रिवाज है, उन्हें चेंज करा और हमने कुछ एडिटिंग करके उसे फॉलो किया। तो ऐसे गवर्नमेंट हमारे पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। हमने एग्जाम्पल देख ही लिया कि जैसे पहले दो शादी कर सकते थे इंसान। ठीक है, 2 इंसानों का बलि दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपोज हुई धीरे धीरे। अब धीरे धीरे क्या होता है कि एक टेंशन क्रिएट होती है। टेंशन क्या होती है कि किस तरह से अलग अलग फॉलोअर्स जो हैं किस किस में, जैसे गवर्नमेंट हमने बात करी कि गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, तो कुछ रिलीजियस ग्रुप्स में और गवर्नमेंट के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि कितने वो अधिकारों को हनन कर सकती है, फिर कितने अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है और कितनों को नहीं कर सकती है। अगर आप बात करोगे रेस्ट्रिक्शंस का, तो अभी आपने बहुत ही फेमस ये केस है, शाहबानो केस आपने देखा है। ठीक है, आपने केरला का देखा होगा कि मंदिर में जो मतलब वहाँ पे मंदिर में जाने के लिए अलाउ नहीं है 15 से लेके लगभग 60 की एज की औरतें जिन्हें पीरियड्स वाला एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका चल रहा होता है। ठीक है, तो वो नहीं जा सकती हैं। तो उसमें गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर कर सकती है या नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है या नहीं। तो आप देखोगे कि शाहबानो केस में भी बहुत ही लेजिड इंपॉर्टेंट डिसीजन निकल के आया था और इस वाले में भी कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी चला था। तो इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी सारे चलते हैं हमेशा इस चीज़ को लेके। अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं धर्म की, तो वो क्या हो जाता है, एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का वो हो जाता है केस। ठीक है, और क्या रीज़न है, एक तो ये हो गया कि भाई उसमें इंटरफेरेंस कितना है। इसके अलावा एक रीज़न ये होता है कि ये गारंटी करता है कि आप अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हो, फैला सकते हो। ठीक है, ये इंक्लूड करता है कि लोग अपने धर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूड जो ये है कि कन्वर्जन है वो इंक्लूड करता है दूसरे को प्रलोभन देके कि अगर मान लो किसी ए धर्म के इंसान ने बी धर्म को अपनाया, ठीक है,
तो ए धर्म वाला जो इंसान बी को अपना रहा है, तो ए के जो बाकी लोग हैं वो कह सकते होंगे कि हमारे इस पर्सन को बी वालों ने प्रलोभन दिया और उसे अपनी तरफ ले लिया। तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट ये भी आता है कि क्या ये जो धर्म को चेंज करने वाला है वो होना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, एक आप कह रहे हो कि आप धर्म परिवर्तन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को लालच दिया गया हो या किसी को किसी और प्रेशर में धर्म चेंज करवाया जा रहा हो। तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी अपना धर्म फोर्सिबली कन्वर्स नहीं करेगा, यानी किसी पे कोई दबाव नहीं डाला जा सकता कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो ही, जब तक उसका खुद का मन नहीं है। सिर्फ तुम लोग एज अ प्रोपोगेशन में क्या कर सकते हो, लाइक जो हमने बोला ना कि आप प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने धर्म को, तो आप फैला क्या सकते हो, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन फैला सकते हो, आप किसी के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस करके हमारे यहाँ ये राइट रखा गया है। अब इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स की बात करते हैं कि हर धर्म की समानता। तो अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो ये कहता है कि गवर्नमेंट सभी को इक्वल राइट्स देगी, कि भले ही आप सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करेगी, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी। अब गवर्नमेंट क्या नहीं करती है, लाइक अगर हम नेगेटिवली देखें तो ये राइट क्या नहीं करने से रोकता है, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने से रोकता है। गवर्नमेंट किसी भी ऑफिशियल रिलीजन पे, ठीक है, यानी कि ऑफिशियली हमारा कोई रिलीजन नहीं हो सकता, ठीक है, हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, इंस्पाइट कि वो मॉरल या हेल्थ इशू या पब्लिक ऑर्डर का कोई सीन नहीं है, ठीक है। हमें बीइंग अ गवर्नमेंट, और अगर कोई गवर्नमेंट बनना चाहता है, गवर्नमेंट में आना चाहता है, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई भी जज बनने के लिए किसी को किसी पर्टिकुलर धर्म का होने की ज़रूरत नहीं है। सभी के साथ राइट टू इक्वालिटी है, इनकी समानता का अधिकार होगा। सभी को गवर्नमेंट गारंटी देगी कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा धर्म के बेसिस पे। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा धर्म के बेसिस पे। जबकि आपको पता भी है, अभी शायद आपको पता हो कि BHU में एक संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापक की क्या हुई थी, मतलब पोस्टिंग हुई थी, लेकिन वो कौन थे, मुस्लिम थे। तो BHU के छात्रों ने क्या किया कि ये जो संस्कृत के टीचर्स हैं उनसे पढ़ने से मना कर दिया, ठीक है। और तो अब आप बताओ कि क्या ये सही था, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक है, जबकि बच्चों ने मना किया है। अब देखो बच्चों की सोच भी, जबकि ग्रेजुएशन वाले बच्चे की सोच थोड़ी लिबरल होनी चाहिए, उसे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा समझ होनी चाहिए, बट ये अनफॉर्चुनेट था, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो अब आप स्टैंड ले सकते हो अपना कि आपका क्या है। तो सिंपल सी बात है कि एजुकेशन में किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। कि अगर कोई सरकार चला रही है किसी स्कूल को, तो उसमें वहाँ पे कोई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा, कोई भी फेवर नहीं किया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म पे सब चलेंगे, इनके सबके लिए सारे धर्म समान है, गवर्नमेंट के लिए सारे धर्म समान है। अगर कोई ऐसा स्कूल बना गया है जो आप इस राइट के तहत आप स्कूल बनाते हो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के तहत, तब तो आप उसमें अपने धर्म का, अपने कल्चर का प्रचार प्रसार ऑब्वियसली कर ही सकते हो। लेकिन कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो आप कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। अब ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या होता है कि आपको शैक्षणिक संस्थाएं रखने का अपना अधिकार है, कि आप शिक्षा के लिए अपने खुद की रिलीजियस लोगों के लिए कुछ संस्थाएं खोल सकते हो, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए संस्थाएं खोल सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल देखे होंगे, सेंट स्टीफन कॉलेज है, ठीक है, सेंट थॉमस, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह से। तो इस तरह से बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान ऐसे खुल सकते हैं। तो बेसिकली क्या आइडिया था इस पे कि हमारे जो एरिया, हमारा जो देश है, उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आपको अलग अलग धर्म के लोग मिलेंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग कल्चर को मानने वाले। तो सबको अपना वो धर्म, अपना कल्चर, अपनी भाषा बचाने का अधिकार है। इसीलिए हमारे देश में क्या रखा गया, ये वाला कल्चर एजुकेशनल राइट रखा गया कि किसी को अपना अगर धर्म बचाने के लिए उसे लगता है कि उसे खुद का क्या करना चाहिए, कि अपने खुद के शैक्षणिक संस्थान खोलने चाहिए, तो वो खोले, सबको अडॉप्ट करवाए, सिखाए, जो भी है उसकी मर्जी है वो कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि ये गवर्नमेंट को ये भी अलाउ करता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो मतलब किसी पर्टिकुलर भाषा है उसे कम बोलने वाले लोग हैं, उसके जैसे पारसी बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, या फिर कुछ और क्वालिटी है वो बहुत कम है, माइनॉरिटी है, तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि उन माइनॉरिटीज़ को सही प्रायोरिटी मिले, ठीक है, वो अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सकें, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। अगर हम इसके आगे देखेंगे तो क्या है, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो रिलीजियस बेसिस पे हो सकती है, लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकती हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने सेट कर सकती हैं, ठीक है, उसमें आ कोई भी सकता है। लाइक आपने एक इंस्टीट्यूशन सेट करा, मान लो फॉर एग्जांपल किसी सिख ने अपना स्कूल शुरू करा है, ठीक है, कुछ भी अपने शुरू करा है, तो सिख वाले लोगों के लिए वो चाहे तो रिजर्वेशन रख सकता है, ठीक है, वो चाहे तो पूरा कल्चर सिख में रख सकता है। लेकिन ऐसा है कि उसमें एडमिशन भी कोई भी ले सकता है। फिर स्टार्ट किसने करा है, सिख के लोगों, सिख मतलब कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए हुआ है, लेकिन आ कोई भी सकता है। तो ऐसे आपने बहुत देखा होगा कि हम अलग अलग स्कूल्स में सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे लीडर हैं सरदार हुकुम सिंह, ठीक है, उनकी बात बता रही है कि एक तरह से हमारे पास कितनी ज़्यादा
रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। यानी कि अगर हम माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना, तो रियल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे, मेजॉरिटी पे है। यानी कि जब तक मेजॉरिटी खुद को ऐसे फील नहीं करेगी कि अगर हम माइनॉरिटी होते तो हम कैसे सर्वाइव करते, यानी कि जब तक मेजॉरिटी अपने आप को इनके स्थान पर रख के नहीं सोचेगी, तब तक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस है उसे कम नहीं किया जा सकता, उन्हें इक्वल नहीं रखा जा सकता। तो माइनॉरिटी को ऊपर लाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो मेजॉरिटी है वो उसका ख्याल रखे, वो उसके प्रति थोड़ी दया रखे, थोड़ा ऐसा रखे कि भाई हमारे लोग हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो तब वो डर ख़त्म होगा माइनॉरिटी के अंदर से मेजॉरिटी का। ठीक है, अब देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। अब हमारे इतने सारे अधिकार हो गए, ठीक है, लेकिन अगर उन अधिकारों को माना ही ना गया तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो ये वाला जो अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, वो उन सारे जो 5 अधिकार हैं उन्हें इंश्योर करता है कि वो आपको दिए ज़रूर जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कंटेन करता है, फंडामेंटल लिस्ट इंश्योर करता है, लेकिन वो तब तक कुछ नहीं है, वो सिर्फ लिखी गई है तब तक जब तक वो डिफेंड नहीं करी जा सकती। लोग उसके मतलब उसके लिए लड़ नहीं सकते हो तब तक। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ क्या होता है कि अगर किसी ने आपका ये अधिकार छीना है तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आराम से जा सकते हो। बल्कि फंडामेंटल राइट छीना है ना किसी ने, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हो। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस रूल को, या फिर कह लो कि इस अधिकार को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कि दिल और आत्मा, संविधान का दिल और आत्मा। ठीक है, ये क्या है, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। क्यों, क्योंकि ये रिस्टोर करता है सारे वायलेशन को, जितने अभी तुम्हारे साथ गलत हुआ है उस सबको रिस्टोर करता है, और गवर्नमेंट को भी डायरेक्टिव्स दे सकता है कि भाई तुम ये करो, ये मत करो, ये तुमने गलत करा, ये तुमने सही करा, इस तरह से। ठीक है, अब क्या है, ये जो कोर्ट होती हैं वो बहुत सारी रिट जारी करते हैं। अब हमने सुप्रीम कोर्ट पे कुछ केस करा, ठीक है, हमने अपना केस दायर करवाया, ठीक है, हाई कोर्ट में करवाया, तो वो रोकेंगे कैसे, उनके पास क्या अधिकार है ऐसा जो हम स्पेशली उनके पास गए। तो इनके पास ये 3 जो 5 हैं, ये इनके पास रिट होती हैं। एक है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या होता है कि अगर मान लो किसी एक इंसान को अरेस्ट किया गया, ठीक है, उसके बाद वो जज के सामने पेश करा गया, एक तो जज मांग सकता है कि भाई उसे मेरे सामने पेश करो, और जब पेश करा गया और उसके अरेस्ट को गलत साबित कर दिया गया, यानी कि ऐसा प्रूफ हो गया कि वो जो अरेस्ट किया गया था वो गलत बेसिस पर अरेस्ट किया गया था, तो जो कोर्ट होती है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये ऑर्डर दे सकती है, रिट जारी कर सकती है कि इसे तुरंत के तुरंत आज़ाद करो। ये हो गई पहली रिट जो आपके हैबियस कॉर्पस है। ठीक है, देखो अब दूसरी रिट कौन सी होती है, दूसरी रिट है मैंडेमस की। मैंडेमस वो रिट है जो कि बताता है कि अगर कोई ऑफिस होल्डर है, कोई कहीं पोस्ट पे है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से जो आसपास वाले लोग हैं उसके जो भी उससे अफेक्ट होते हैं, उन लोगों के अधिकारों का हनन होना है। लाइक कोई भी पॉलिसी है जो इन लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ का जो बंदा है, जो ऑफिसर यहाँ काम कर रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा और यहाँ तक कुछ पहुँच ही नहीं रहा। ठीक है, तो क्या कर सकती है कोर्ट, हमारी मैंडेमस की रिट जारी कर सकती है और उसे ऑफिस से हटाया जा सकता है। फिर प्रोहिबिशन की कौन सी रिट है, प्रोहिबिशन एक ऐसी रिट है यानी कि कोई ऐसे जजमेंट पे, यानी कि मान लो जो लोअर कोर्ट है ना, उसने किसी ऐसे केस पे जजमेंट दे दिया जो उसके अंडर ही नहीं था, जो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं था, यानी कि जुरिस्डिक्शन में ना होना, यानी कि उसके न्यायिक क्षेत्र में नहीं था। यानी कि कुछ लिमिट होती है कि लोअर कोर्ट कहाँ तक उसे मतलब जज कर सकता है, हाई कोर्ट कहाँ तक जज कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक जज कर सकता है, जो आप जुडिशरी के चैप्टर में वो डीपली पढ़ोगे। तो अगर लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा कर दिया जो उसके अंडर नहीं था, मतलब अपने पावर से बढ़ के उसने कोई जज कर लिया कोई डिसीजन, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कह सकते हैं कि ये केस मेरे पास लाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे नल एंड वॉइड करा जा सकता है। ठीक है, अब को वारंटो क्या है, को वारंटो क्या है कि अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो किसी एक पोस्ट पे बैठा है जबकि लीगली उस पोस्ट पे बैठने के लायक ही नहीं है, मतलब चीटिंग करके वो बैठ गया, कुछ ऐसा सीन कर दिया कि वो इस ऐसे गद्दी पे बैठा है या फिर ऐसे पोस्ट बैठी है, ऐसे ऑफिसर बन गया कि जिसके लिए वो एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ वारंटो जारी हो सकती है रिट, और उसे अपनी वहाँ से मतलब ऑफिस से तुरंत ही निकाला जा सकता है उस ऑफिस होल्डर को। ठीक है, अगर हमारी जो लास्ट रिट है वो बात करती है सर्टोरियोरारी की। सर्टोरियोरारी क्या होता है कि एक तरह से कि अगर मान लो किसी ने क्या किया कि अपनी जो लोअर कोर्ट है या फिर कोई और अथॉरिटी है, कुछ भी है, ठीक है, उन्होंने अपने पास कुछ ऑर्डर मतलब कुछ केसेस अपने पास पेंडिंग रख रखे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं कि भाई वो ऑर्डर मतलब वो जो केसेस हैं उन पर काम करो, या फिर वो ऑर्डर या वो जो केसेस है वो हमें दे दो, ठीक है, हम खुद मैनेज कर लेंगे। तो वो हायर अथॉरिटी से क्या कर सकती है, अपने केस को ट्रांसफ़र करवा सकती है, जो भी वो करवाना चाहे। ठीक है, तो इन बेसिस पे इस तरह से क्या करती है वो, अपने जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन रखती है, और हमें ये इंश्योर करवाती है कि हमारे हर राइट का क्या होगा, हनन नहीं होगा किसी का भी, सब फॉलो करे जाएंगे। इसके अलावा आपने कुछ नेशनल कमीशंस की बात सुनी होगी जो बेसिकली उन्हीं पे काम करता है। लाइक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के लिए काम करता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के लिए काम करती है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट वो SC कम्युनिटी के लिए काम करती है, यानी कि वुमेन, माइनॉरिटी और दलित के लिए। ऐसे ही आपने आजकल जो नया चला है वो है NGT, बहुत फेमस है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये किसके लिए काम करती है,
एनवायरमेंट इश्यूज़ के लिए काम करती है, बल्कि ये खुद में अपने आप में इंडिविजुअल कोर्ट है। बट ये जो कमीशंस हैं वो अपने आप में इंडिविजुअल कोर्ट नहीं होती हैं। ये क्या होती हैं, ये सिर्फ एक तरह से एडवाइजरी जारी करती हैं और फिर वो कहती है सुप्रीम कोर्ट से या अथॉरिटी से कि भाई आप इस पर काम करो, ये हमने अपनी रिपोर्ट दी है, ठीक है, रिपोर्ट में ये जजमेंट आया है और आप इसमें काम करो। इसके अलावा देखो क्या होता है कि इसमें बेसिकली ये होता है कि ये लोग जो केस उठाते हैं ना, वो कहाँ से उठाते हैं कि न्यूज़पेपर से पढ़ लिया या फिर किसी ने अगर इनके अंदर पिटीशन डाल दी तो वो अपना काम करते हैं। जैसे आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करोगे तो बहुत ही फेमस कमीशन है। ये ह्यूमन के राइट्स की बात करती है, हर तरह के ह्यूमन राइट को बचाने की कोशिश करती है। ये भी क्या करती है, न्यूज़पेपर से अपने केस उठा सकती है और उस पर सर्च करके फिर सुप्रीम कोर्ट को या फिर अदर अथॉरिटीज़ को बता सकती है कि भाई तुम लोग इस पर काम करो, हमने ये जज किया है, हमने इस पर काम किया है, हमारे पास ये डिटेल्स हैं इसकी, ठीक है। ये खुद डिसीजन नहीं ले सकती बट हाँ बाकियों को एडवाइजरी जारी करती है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये कब कैसे स्टार्ट हुआ, तो कुछ ग्रुप्स थे, ठीक है, कौन से, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ और खासकर पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। तो 1993 में इन लोगों के काम के जरिए इफेक्ट में आके ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का निर्माण हुआ, जिसके इसमें कौन होना चाहिए, देखो स्टार्टिंग में कौन होना चाहिए, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस रह चुका हो वो बंदा होगा। इसमें एक जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, लाइक चीफ जस्टिस ना हो बट जज हो, ठीक है। एक चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, 2 अदर मेंबर्स होंगे जो कि उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से या फिर एक पर्टिकुलर नॉलेज के होंगे। तो ये ऐसी बेंच बैठती है जो इस पे सारे वायलेशन के खिलाफ वगैरह काम करती है। अब अगर आप डीपीएसपी की बात करो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, एक तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने जब कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि क्या काम करा जाए, क्या काम ना करा जाए, किस तरह से इक्वालिटी को मेंटेन किया जाए, किस तरह से वेलबींग देखी जाए सिटीजन्स की, ठीक है। तो कुछ डायरेक्शंस रिक्वायर्ड थी कि किस दिशा में काम किया जाए, ठीक है। उन डायरेक्शंस को कंफर्म करने के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसा सिस्टम बनाया गया जो कि बताता है गवर्नमेंट को कि किन एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए उसे डिसीजन लेने हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक तरह से पर्टिकुलरली एक गाइडलाइन होती है जो कि एनफोर्स जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ये डीपीएसपी नहीं माना, अगर गवर्नमेंट डीपीएसपी इंश्योर नहीं करवाई तो हम केस कर दें, हम केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये कोई अधिकार नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का कर्तव्य है। और संविधान निर्माताओं को लगा था कि इसके पीछे जो मोरालिटी काम कर रही है ना, यानी कि जो नैतिकता काम कर रही है कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, लीडर के अंदर इतनी तो मोरालिटी होनी चाहिए, वो प्रेशर काम करवाएगा कि लोग डीपीएसपी को फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट डीपीएसपी को फॉलो करें। और अलग अलग जगह पर डीपीएसपी बहुत अच्छे से फॉलो हुआ है। जब हम चार्ट देखेंगे ना डीपीएसपी का तब आपको लगेगा हाँ भाई इतना तो हम कर चुके हैं, और कुछ ही ऐसे होंगे जो हमने नहीं करे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से कि ये जो गाइडलाइन जारी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या आता है, 3 तरह के नोट्स आते हैं। एक तो हमारे देश के क्या गोल्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव है, एज अ सोसाइटी हमें क्या अडॉप्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे राइट, सर्टेन राइट जो कि फंडामेंटल राइट से हटके हैं, लाइक फंडामेंटल राइट तो है। इसके अलावा अगर किसी सिटीजन को हमें कोई राइट देने हैं, स्पेशली कोई डिजर्व करता है, तो उन वाले राइट को डीपीएसपी में रखा जाता है। और पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन, कि गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़ अप्लाई करनी चाहिए और वो सब तक पहुंचनी चाहिए, तो ये वाली चीज़ें डीपीएसपी में मेंशन होती है, ठीक है। अगर आप बात करो तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ट्राई करती है कि वो डीपीएसपी का पालन करे, डीपीएसपी को लाए जैसे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि घमासान युद्ध होता है। क्यों, कई बार कुछ ऐसे काम करने के लिए जैसे डीपीएसपी मान लो इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी के बाद फंडामेंटल राइट भी करता है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट फिर इसकी भी बात करता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलेंगी और आप जितना काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। डीपीएसपी ने अगर कह दिया कि गरीबी को तुम्हें कम करना है, फंडामेंटल राइट कह रहा है कि जितनी मेहनत करोगे तुम्हें उतना तो मिलेगा ही, भाई तुम्हारे साथ गद्दारी तो नाइंसाफ़ी तो नहीं हो सकती। तो क्या सबको समान करने के लिए डीपीएसपी को लागू करते हुए सबको ही 100 रुपये बांट दो, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे वो कोई कुछ कम क्वालिफाइड है, कुछ और है, ठीक है। या फिर फंडामेंटल राइट का ध्यान रखते हुए सबको उसकी डिग्निटी की लाइफ दो, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इनके बीच में बैर होता है। और सबसे लाइव एग्जाम्पल है आपको प्रॉपर्टी राइट। जो हमारा प्रॉपर्टी राइट था वो पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में वो फंडामेंटल राइट नहीं बना रहा। कौन से केस के बाद, केशवानंद भारती केस। अब ये केस क्या है, मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में कोट करा था, ठीक है, कि ये जो केशवानंद भारती केस था ये इसी पे ही डिपेंड था कि फंडामेंटल राइट्स को कितना छेड़ा जा सकता है और कितना नहीं छेड़ा जा सकता है। तो देखो जैसे कुछ काम ऐसे करेंगे जिस पे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट पे बहस हुई, जैसे ज़मींदारी को जब हटाया गया तब, जब बैंक को नेशनलाइज किया गया तब, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा देखो अब ये दिखा रहे हैं कि हमने क्या क्या करा है, फैक्ट्रीज़ के लॉ जो लाए हैं वो डीपीएसपी के तहत लाए हैं। जो हमने मिनिमम वेजेस रखे हैं कि एक मजदूर को आप कम से कम इतना पैसा तो दोगे ही, ये डीपीएसपी के तहत हुआ है। जितने भी कॉटेज स्मॉल
स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, ये इसके तहत होता है। और जो रिजर्वेशन की बात करते हैं वो भी हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की इसी के अंडर बात करते हैं, ठीक है। फिर जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं भाई कि उसके बाद फिर क्या दिक्कत आई, तो एक तरह से आप समझ लो कि क्या दिक्कत आई। हमने रिलेशन में आपको वैसे बता चुकी हूँ कि ये दिक्कत आती हैं, ठीक। तो हम पहले समझ तो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार ड्यूटीज़ के लिए। हमारे पास ना 10 ड्यूटीज़ भी हैं, ठीक है। और ये 10 ड्यूटीज़ कब बनाई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आई 1976 में। जब आपको पता है 1975 में क्या लगा था, 25 जून को इमरजेंसी लग गई थी। तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने बहुत सारे चेंजेस करे थे, लेकिन कुछ चेंजेस ने अच्छे करे, कुछ गंदे करे। तो उनमें से कुछ अच्छे चेंजेस में था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखना। लाइक उसमें ये था कि देश के प्रति सिटीजन्स की भी कुछ ड्यूटी है जो कि उन्हें माननी चाहिए, ठीक है। ये किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि अगर आप ड्यूटी नहीं मानोगे तो आपको राइट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी ये मोरल ड्यूटी है। जैसे मोरल ड्यूटी है डीपीएसपी को मानने की गवर्नमेंट की, ऐसी मोरल ड्यूटी है लोगों की ड्यूटीज़ को मानने की, वो मोरल है। उसमें कोई लीगल आप केस नहीं हो सकता, आपके ऊपर कोई गैरकानूनी आप काम नहीं कर रहे हो अगर आप ड्यूटीज़ को नहीं मान रहे हो, ठीक है। लेकिन मानोगे तो अच्छी बात है, ऐसा रखा गया। और ये बेसिकली किस किस आइडिया पे बेस्ड था कि कंट्री को बचाने के लिए, प्रमोट करने के लिए हार्मनी, कि सब लोग ठीक ठाक रहें। और उसके बाद क्या, प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों का जो एनवायरनमेंट है हमारा, वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बना था फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि राइट्स का हनन नहीं होगा अगर आप ड्यूटीज़ नहीं मानते हो, बट स्टिल वो आपका मोरल है कि आप उसे करते हो या नहीं करते हो। हमने रिलेशनशिप की बात करी एफआर और डायरेक्ट डीपीएसपी में। तो डीपीएसपी ये बताता है गवर्नमेंट को क्या करना है, और फंडामेंटल राइट वो बताता है कि गवर्नमेंट को क्या नहीं करना है। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो हम 3 बाउंड्रीज पे देख रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। तो आप देखो क्या क्या काम है। तो हमारा गोल क्या है कि हम अपनी सोसाइटी को वेलफेयर सोसाइटी बनाए, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली और जस्टिस भी सबके साथ हो। इसके अलावा क्या है कि हम एक सही स्टैंडर्ड को रेज कर सके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें रिसोर्सेज का, यानी कि जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, यानी कि हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और अगर हम कर सकते हैं तो वो करेंगे। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ हैं जो डीपीएसपी में मेंशन है। तो आप देखोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी रिसेंट में क्या हुआ था, अमित शाह से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी होगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। आप देखो रिसेंट की डिबेट्स यूसीसी पे, तो आपको पता चलेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों होना चाहिए। यूसी बेसिकली होता है कि आप किसी भी धर्म को नहीं, बल्कि पूरे देश का कोई एक कोड लाओगे, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन लाओगे जो पूरे देश के लोगों पे जारी होंगे, बजाय कि जो हिंदू कोड बिल होता है, मुस्लिम कोड बिल होता है, या इस तरह से होता है कि जो किसी पर्टिकुलर धर्म के जो लोग होते हैं उन्हें डिफ्रेंशिएट करता है। उस सबको कॉमन करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया आता है, ठीक है। लेकिन फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि भाई तुम हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हो, हमारे धर्म के बीच में पढ़ते हो, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट आता है। दूसरा क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, कि अल्कोहलिक लिकर को रोकने के लिए कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को लानी चाहिए। अब देखो रोकने की बात हो रही है, लेकिन लॉकडाउन में भी सबसे पहले शॉप किनकी खुली, इनकी खुलती है। तो ये कोई प्रैक्टिकलिटी आप जानते हो कि अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स इस इंडस्ट्री से आता है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री हुआ है भाई, कुटीर उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगों को बहुत फैलाया गया है। और फिर क्या है कि जो भी यूज़फुल कैटल हैं उन्हें स्लॉटर नहीं किया जाएगा, यानी कि उन्हें मारा नहीं जाएगा, ठीक है। अब यूज़फुल तो हर तरह का जानवर होता है, तो अब वो भी कई हद तक कुछ पालन हुए हैं, कुछ पालन नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या हुआ था कि जितने भी गैर कानूनी ये स्लॉटर हाउसेस थे उन्हें बंद करवाया गया था। तो आप उसका एग्जांपल देख सकते हो। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, आपको पता है कि बाद में अमेंडमेंट हुआ था और विलेज की पंचायत बाद में आई थी, स्टार्टिंग में नहीं थी। अब नॉन जुडिशियल राइट, कौन कौन से राइट है हमारे पास जो कि हमारे पास फंडामेंटल नहीं है, लाइक हम केस नहीं कर सकते, लेकिन उनकी थोड़ी मतलब हमारे पास ये होना चाहिए, लाइक एडिक्वेट लाइवलीहुड, कि हम सही अपने जीवनचर्या चला सकें। इसके लिए हम केस नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई मेरी सही जीवनचर्या नहीं चल रही है और सरकार मुझे कुछ नहीं दे रहा, तो मैं तुम पे केस कर रहा हूँ और मेरे को सही जीवनचर्या दो, मुझे सही पैसे दो खाने के लिए, भले ही मैं काम करूँ या ना करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है कि लीगल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हमें इंश्योर कर रहा है, बट डीपीएसपी में यानी कि गवर्नमेंट को इंश्योर कर लेना चाहिए, गवर्नमेंट की मोरालिटी है। इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैन एंड वुमेन, चाहे आदमी और काम करे चाहे औरत काम करे, दोनों पे क्या होना चाहिए, सेम सैलरी उन्हें दोगे, ठीक है। इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर होता है तो उन्हें अधिकार दो, उसके खिलाफ भी। राइट टू वर्क है कि जो जहाँ काम करना चाहे वहाँ कर सकते हैं। और हर बच्चे की केयर करी जाएगी जो कि 6 साल तक का है, मतलब ठीक है 6 साल से छोटे बच्चे की सबकी केयर करी जाएगी कि उसे एजुकेशन भी मिले, उसे सारी नर्चरिंग यानी कि पालन पोषण वाला वो सारी सिस्टम भी मिले। तो चलिए ठीक है, हमने देख लिया। इसके अलावा ये सब भी हम देख चुके हैं। अब क्या राइट टू प्रॉपर्टी वाला कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने आपको बताया था, और जो हम कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे केशवानंद भारती केस, तो बेसिकली क्या हुआ था जब 1975 में इमरजेंसी लगी
थी, ठीक है। तो उस टाइम से पहले से ये काम चला आ रहा है 1973 के अराउंड में, और उससे पहले भी, ठीक है। बल्कि 1975 के इमरजेंसी के टाइम तो बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हुई थी, बट हम केस की बात कर रहे हैं बहुत स्टार्टिंग की। जब क्या हुआ था, सबने सोचा कि ज़मींदारी सिस्टम को हटाना पड़ेगा। ज़मींदारी सिस्टम क्या था कि अमीरों के पास बहुत ज़्यादा लैंड थी और गरीब किसानों के पास बहुत कम थी। तो जैसे ही आज़ादी आई और सबको इक्वल करने की बात आई, तो ज़मींदारी सिस्टम को लॉन्च करने की बात आई, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम यानी कि सबके लैंड को सरकार ले लेगी और सरकार सबको इक्वली बांट देगी। ऐसा होगा तो मतलब तुम किसी से उसके राइट टू प्रॉपर्टी छीन रहे हो, उसकी कमाई में हुई प्रॉपर्टी तुम उससे छीन रहे हो। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसा क्वेश्चन उठा। तो फिर केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, और फिर वो स्टेटमेंट जारी करता है कि जो सरकार है वो चेंजेस ला सकती है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। डिबेट किस बात पे हो रही थी कि क्या सरकार हमारे फंडामेंटल राइट को छीन सकती है या नहीं छीन सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ तक अमेंड कर सकती है। अमेंडमेंट वाली बात पे जो जजेस हैं उन्होंने फिर बाद में कहा कि आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाओगे, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो आपको टाइम टू टाइम पे बता दिया जाएगा। इसके अलावा क्या है कि आप इसे पर्टिकुलरली बहुत डीपली पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उसमें, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन में देखें तो कंक्लूजन आपको यही कहता है कि ज्योतिराव फुले कहते हैं, महाराष्ट्र के, जो कि एक बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, कि पहले हम जो अपने आप को एक्सप्रेशन करते थे, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें या फिर राइट्स की इंक्लूड करें, तो फ्रीडम और इक्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और टाइम टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसे शार्पन किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जो आइडिया ऑफ राइट है, ठीक है। और 1950 से लेके अब तक भी जुडिशरी ने कई टाइम पे क्या करा है, हमारे जो राइट्स हैं उन्हें परिभाषित करा है, क्या है क्या नहीं है, हमें पूरी जनता को समझाया है, ठीक है। जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होती है वो एक्सपेंड कर देती है स्कोप को, कि कहाँ तक हम इस अधिकार का दायरा समझ सकते हैं, वो हमारा कौन डिफाइन करता है, वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन डिफाइन के साथ क्या है, जो राइट्स हैं वो एक तरह से गवर्नमेंट को पे क्या करते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं। और बेसिकली क्या आइडिया प्रूफ होता है कि जो हमारे डीपीएसपी होते हैं वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना है, और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो ये बताते हैं कि गवर्नमेंट को क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। वैसे आप खुद ही कर लोगे कि ट्रू फॉल्स क्या है, मतलब क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। वो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आपके जो बिल ऑफ राइट्स हैं वो बताते हैं कि कंट्री के जो लोग हैं उन्हें अधिकार होते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स का मतलब हाँ भाई अधिकार तो होते हैं, ये तो ट्रू है, ठीक है। क्या बिल ऑफ राइट प्रोटेक्ट करते हैं लिबर्टी इंडिविजुअल की। अब देखो हर कंट्री के जो अधिकार होते हैं उनका क्राइटेरिया अलग होता है, कुछ लोग लिबर्टी देते हैं, कोई नहीं देता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सऊदी अरेबिया में बिल ऑफ राइट्स भी ना हो, अगर सऊदी अरेबिया के लोग वुमेंस को लिबर्टी नहीं देते हैं, ठीक है। तो लिबर्टी और बिल ऑफ राइट्स का एकदम से कोई लिंक नहीं है, बट अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करें तो बिल ऑफ राइट्स ऑब्वियसली लिबर्टी देता है, बट जो अगर हम एक जनरल सिनेरियो में बात करें तो इसलिए फॉल्स हो सकता है, ठीक है। अगर हम हर कंट्री की बात करें कि हर कंट्री का बिल ऑफ राइट होता है तो ये भी ज़रूरी नहीं है। मोनार्कियल अगर इंस्टीट्यूशन है, राजा महाराजा का शासन है, तो बिल ऑफ राइट्स नहीं होंगे, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ राइट्स। हाँ भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है वो मिलती है हमें अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन करता है। फिर वो कह रहा है कि बेस्ट डिस्क्राइब क्या करता है फंडामेंटल राइट को। तो बेस्ट चीज़ यही है कि द राइट गिवन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ही उसे प्रोटेक्ट करता है, वही क्या है गिवन, वो क्या है फंडामेंटल राइट की सही प्रॉपर डेफिनेशन है। फिर आपको वो सिचुएशन बताने को कह रहा है और आपको बताना है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट का यूज़ हुआ है या फिर हनन हुआ है। या आप बता ही सकते हो कि एक नेशनल एयरलाइंस में क्या हुआ है कि जो मैन है जब वो मोटे हो जाते हैं तो उनकी जॉब चल रही है, ठीक है, लेकिन जो वुमेन है अगर वो मोटी हो गई तो उनकी जो जॉब है वो छीन ली जा रही है। तो क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेंडर बेसिस पे। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एक डायरेक्टर है वो डॉक्यूमेंट्री बना रहा है पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। तो देखो ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, राइट मतलब राइट टू एक्सप्रेशन हमें मिलता है, तो ये उसका यूज़ है। फिर क्या है, बिग डैम बनाए जा रहे हैं लेकिन उनका जो वो है माइग्रेशन हुआ है लोगों का, एक जगह से दूसरी जगह भगाया गया है लोगों को, उन्हें सही से घर नहीं दिए दूसरी जगह, तो वो लोग रैलियाँ कर रहे हैं। तो हमें राइट टू मूवमेंट भी है, हम देख सकते हैं कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जो आंध्रा सोसाइटी है उसने तेलुगु मीडियम के स्कूल्स बनाए हैं आंध्र प्रदेश के बाहर, तो ये भी उनके पास अधिकार है क्योंकि वो अपने माइनॉरिटीज़ और कल्चर के जो स्कूल्स वगैरह हैं वो इंस्टीट्यूशंस खड़े कर सकते हैं। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर और एजुकेशनल राइट की करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, तो आपको खुद ही बताना है कि देखो सिर्फ जो माइनॉरिटी ग्रुप के चिल्ड्रन है वो उसमें जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा है कि गवर्नमेंट स्कूल भी इंट्रोड्यूस करेगा ये बिलीफ और कल्चर, ऐसा भी नहीं है। कि जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी हैं वो अपने स्कूल खोल सकते हैं और अपने लोगों के लिए वो रिजर्व रख सकते हैं। तो हाँ भाई रिजर्व वो भले ही रख सकते हैं लेकिन जनरल भी सीट्स होती है। जब कोई चीज़ रिजर्व होती है किसी के लिए तो उसके साथ कोई चीज़ सीट जनरल भी होती है, ठीक है। तो जा कोई भी सकता है, बट हाँ अगर वो चाहें तो रिजर्व भी रख सकते हैं। तो यही वाला जहाँ तक है वो सही सूटेबल है। बाकी आपकी इंटरप्रिटेशन भी आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव हो सकती है।
इसके अलावा वो जो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है वो ये कह रहा है कि किसी और मतलब किसी और धर्म के किसी और उसके लोग वहाँ पढ़ ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं हुए है कि वो पढ़ ही नहीं सकते। आपने बहुत लाइव एग्जांपल भी देखे होंगे, कोई मुस्लिम हिंदू स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसा कुछ सीन है नहीं। अब आपको बताना है कि यहाँ पे किस फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है और क्यों हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, यानी कि इनमें से किस में अधिकार का हनन हुआ है और कैसे क्यों हुआ है। मिनिमम वेजेस नहीं दिए जाने तो हाँ भाई हुआ है। अगर बुक को बैन कर दिया गया है कोई सी तो ये भी हुआ है। ठीक है, अगर कोई स्पीच दे रहा है तो इसमें तो कोई वो नहीं है, आपका कुछ छीन नहीं रहा कोई अधिकार। 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर को बैन करा जा रहा है, तो आई थिंक मुझे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि हेल्थ कंसर्न की वजह से ऐसा हो सकता है कि लोगों को रेस्ट चाहिए 9 बजे के बाद, तो लाउड स्पीकर को क्लोज कर दिया जाए। तो ये प्रिकॉशंस के लिए हम मान सकते हैं। तो ऊपर के 2 में जहाँ तक वायलेशन हो रहा है, क्योंकि वेजेस अगर नहीं पे करोगे तो क्या करवा रहे हो तुम, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो उसका, जो लोग हैं बैन कर रहे हो अगर तुम किसी की बुक को, तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीन रहे हो। ठीक है, तो ये गलत है। फिर आपसे वो कह रहा है कि एक ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट से ज़्यादा गरीबों को डीपीएसपी की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है, आपको अपने व्यूज़ खुद बताने हैं कि डीपीएसपी क्या है, जो कि सरकार को कुछ काम देता है। ठीक है, कि आप ये करो जनता के लिए, और फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को अधिकार देता है कि इंडिविजुअल ये काम करेगा। ठीक है, एफआर क्या सोचता है कि इंडिविजुअल को अधिकार देता है, और डीपीएसपी क्या सोचता है कि पूरी सोसाइटी के अधिकार की बात होती है। तो आप बताओ कि क्या ज़रूरी है गरीबों के लिए, तो आप इसका इंटरप्रिटेशन खुद ही दोगे। इसके अलावा क्या बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जो बताती हैं कि जो कास्ट ग्रुप है, ठीक है, एक कास्ट ग्रुप के लोग पहले स्कैवेंजिंग करते थे। स्कैवेंजिंग यानी कि जैसे बॉडी से मांस हटाना, ठीक है, एक तरह से वो वाला काम। ठीक है, और अब भी जब उनके लोग पढ़ने लिखने को तैयार हैं, पढ़ने लिखना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दूसरी जॉब नहीं मिल रही है, उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हें एजुकेशन नहीं देंगे, ठीक है, और आपको जॉब भी नहीं देंगे। तो आप बताओ कौन से फंडामेंटल राइट का हनन है। तो आपको पता ही है कि क्या राइट टू इक्वालिटी का भी हनन है, राइट टू डिग्निटी ऑफ लाइफ भी नहीं है, उनकी लाइफ की डिग्निटी को छीना जा रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और सारे ही फंडामेंटल राइट का एक तरह से हनन होने की बात हो रही है यहाँ पे। ह्यूमन राइट्स के पास क्या ये एक पिटीशन आई है, इसमें ये दे रखा है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं, ठीक है, और भुखमरी से मर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि 5 करोड़ टन जो फूड ग्रेन्स हैं वो गोडाउन्स में ऐसे ही पड़ा है फूड कॉरपोरेशन के पास। ठीक, वो रिसर्च ये भी बताती है कि जो राशन कार्ड्स होल्डर हैं उन्हें यही नहीं पता कि वो कितना राशन खरीद सकते हैं सही प्राइस शॉप से, यानी कि जो कम दामों में सब्सिडी के साथ राशन आता है वो कितना राशन खरीद सकते हैं, कितने अमाउंट में। तो देखो, और उसके बाद क्या है कि वो कह रहा है कि जो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कोर्ट से कि भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और इम्प्रूव किया जाए। तो आपको इस सिचुएशन में बतानी है कि कौन कौन से अधिकारों का हनन है और वो किस तरह से सारे अधिकार लिंक है आपस में। और नेक्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा है कि ये किस तरह से राइट टू लाइफ से लिंक है। तो आप एक बात बताओ कि कुछ लोग भूखे मर रहे हैं तो आपको डिग्निटी की लाइफ तो मिल ही नहीं रही, साथ में डीपीएसपी भी जो आपको कहता है कि आप सही लाइवलीहुड को एंजॉय कर सकते हो वो भी नहीं हो रहा, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, राइट टू एजुकेशन भी नहीं है, तभी तो वो लोग कार्ड होल्डर्स को पता नहीं है कि भाई कितना पैसा वो रख सकते हैं। ठीक है, फिर खाना स्टोर करके रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये पब्लिक के लिए जो पॉलिसीज आई थी वो नहीं पहुंची नीचे तक। तो ये सारी चीज़ें राइट टू लाइफ से तो डिनोट है ही ना कि आप जीने के अधिकार को छीन रहे हो फिर उनसे। ठीक है, तो ये आपको कवर करना था। ठीक है, अब हम 9th पढ़ते हैं। तो सोमनाथ लाहिरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कोट करते हैं एक बात कि आप उससे एग्री हैं। तो सोमनाथ लाहिरी कोट करते हैं कि सारे अधिकार दिए गए हैं और लास्ट में उन्हीं अधिकारों को छीन लिया गया है रेस्ट्रिक्शन लगा के। तो क्या आपको लगता है कि हर अधिकारों के बाद जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं उस पर, तो वो एक तरह से पूरे सारे अधिकारों को ही ख़त्म कर देता है? तो आपको बताना है वो सही है या नहीं। तो आपका इंटरप्रिटेशन है, आप खुद सोचिए कि आप क्या मतलब आप क्या महसूस करते हैं। सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं, वाइसेस एंड वर्च्यूज़ हर चीज़ के हैं, पक्ष विपक्ष सबका होता है। ठीक है, अगर आप फंडामेंटल की बात करें, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज इन योर ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, आपके अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट राइट कौन सा है? ठीक है, तो मैं अपना इंपॉर्टेंट बता सकती हूँ, जो मेरे को लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का है। लाइक अगर वो 6 राइट नहीं होता तो बाकी के 5 राइट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट हो तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली जो डिफरेंस आता है पेपर में वो फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में डिफरेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपके राइट टू प्रॉपर्टी है और ये खास करके इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, डीपीएसपी में और एफआर में कॉन्फ्लिक्ट, डीपीएसपी और एफआर में फुल जो आपका रिलेशन है वो। ठीक है, शॉर्ट नोट में एनएचआरसी आ सकता है। इसके अलावा आपको 6 के 6 राइट, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है 6 के 6 राइट समझाने के लिए आ सकते हैं, जो कि सबसे बेसिक आपके पास आइडिया है। बेस्ट आंसर बनाने के लिए ज़रूर से याद रखना कि अगर आप आर्टिकल कोट कर सकते हो कि आर्टिकल 21A में ये दे रखा है तो आप बहुत बेटर चीज़ होगी। रटना नहीं है, अगर वो पढ़ते पढ़ते याद हो जाते तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, टोटली फाइन। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।